अच्छा, दिस वन विल बी प्रॉब्ली द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12 इंशाल्लाह। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। लेकिन उससे जाने से पहले मैं थोड़ा सा मैंने सोचा इसको रिवाइज़ कर रहा। पता है ECG यहाँ बस 12 लीड्स होती हैं, 6 लिम्ब लीड्स होती हैं, 6 चेस्ट लीड्स होती हैं। वो कैसे बनती हैं आई होप ये आपको पता ही होगा पहले कि बाईपोलर में हम लोग जो है आइंथोवंस ट्रायंगल यूज़ करके इस तरीके से लगा देते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ कि राइट आर्म पे नेगेटिव लगाया, लेफ़्ट लेग पे पॉजिटिव लगाया तो लीड 2 बन गया। फिर राइट आर्म पे नेगेटिव लगाया, लेफ़्ट आर्म पे पॉजिटिव लगाया तो 1 बन गया, 1 लिम्ब लीड 1 बन गया। इसी तरीके से लेफ़्ट आर्म पे नेगेटिव लगाया, लेफ़्ट लेग पे पॉजिटिव लगाया तो लिम्ब लीड 3 बन गया। ठीक है, ये तो था लिम्ब लीड्स। ऑगमेंटेड में क्या करते हैं हम लोग कि अगर मुझे राइट आर्म का ऑगमेंटेड लीड बनाना है तो मैं लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग पे नेगेटिव लगा दूँगी इससे पॉजिटिव। अगर मुझे फुट का AVF निकालना है, AVF के लिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों पे नेगेटिव लगा दूँगी, इससे पॉजिटिव लगा दूँगी। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड लीड्स है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट लीड जो विच आई वांट टू डिस्कस था प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स हमें प्रीकॉर्डियल का मतलब क्या है, प्रीकॉर्डियम जो बेसिकली प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स को हम इसलिए कहते हैं, फिर इसको हम सिंपली चेस्ट लीड्स भी कह रहे होते हैं। इस बेसिकली जो हमारे चेस्ट का वो हिस्सा जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है उस एरिया को हम कहते हैं प्रीकॉर्डियम। तो ये जो लीड्स होती हैं ये हमारे पास प्रीकॉर्डियल रीजन या प्रीकॉर्डियम पे लगते हैं, तो इसको हम फिर प्रीकॉर्डियल लीड्स भी कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम चेस्ट लीड्स भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 होती हैं, 2 हमारे पास बिल्कुल हार्ट के ऊपर लगी होती हैं और जो 3 है ना बाकी की 4 है बाकी की वो लैटरली लगी होती हैं टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बॉक्स है, ये याद होना चाहिए। एनाटॉमिकल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास ECG के ना। अब इसमें क्या होता है कि अभी फ़िलहाल तो ये तो वैसे याद होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये V2 को देख लें। V2 जो है सेप्टल है। सेप्टल मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो V2 हमारे पास ये इसके ऊपर आ रही है, यानी कि जो सेप्टा होगा ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा या इंटरएटर सेप्टा, ये इस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे शायद इतना क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप गूगल पे देखें पिक्चर्स तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन याद होनी चाहिए कि 1 जो है लैटरल होता है, 2 इंफीरियर, ये तो बस इसको ऐसे याद कर लें। ठीक है, ये मुझे बस बताना था। अब जी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टोरियल एनालिसिस इन एक्यूट एंटीरियर वॉल इन्फार्क्शन। अब बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, अब वो कहीं की भी हो सकती है ना, हार्ट के इतने ज़्यादा वॉल्स हैं, बॉर्डर्स हैं, वो कहाँ पे होंगे ये हमें डिटरमिन करेंगे हम लोग ECG देखकर। अब ज़ाहिर है हार्ट तो नहीं खोल के देखेंगे ना पेशेंट का, हाँ भाई दिल चीर के देख कौन सी वॉल पे इन्फार्क्शन है, अच्छा सॉरी तो हम लोग क्या करेंगे, हम ECG से ही डिटरमिन करेंगे कि भाई कहाँ का जो है इन्फार्क्शन हुआ है हमारे पास। उसके लिए हमें इंजरी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होना पता होना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में पूरा समझाया था कि इंजरी पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जिस एरिया पे इंजरी होती है उसका एक पोटेंशियल हमारे पास क्रिएट होता है, उसका इंजरी पोटेंशियल सादे अल्फाज में बोले तो, लेकिन इसकी डिटेल पिछली वीडियो मैंने बताई हुई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एबनॉर्मल पैनल से पहले थोड़ा नॉर्मल वाला रिवाइज़ कर लेते हैं। ये तो जी आई होप चेस्ट लीड समझ में आ गई, उसकी पोजीशनिंग वगैरह। अब अगर अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ V2 को देखें, हमारे पास एक बेसिकली एक ट्रेंड होता है कि V1 V2 नेगेटिव होते हैं और V4 V5 V6 पॉजिटिव होते हैं। ये जो ग्राफ बेसिकली हमारे पास बनते हैं ना, अगर ये कोई भी चीज़ अगर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के नीचे बन रही होगी ना तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं, और जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर जैसे ये ऊपर बन रहे हैं तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो जो हमारे पास V2 है ये हमारे पास नॉर्मल अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव में बन रहा है, ये तो बात हो गई ना, सही है। अच्छा, सो द नॉर्मल पोजीशन ऑफ V2 इज़ वी नो के द नॉर्मल पोजीशन ऑफ V2 इज़ ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ योर हार्ट तो V2 का इधर सेप्टल की तरफ होगा। अगर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊँ, एज यू कैन सी है यहाँ पे V2 और V1, ये बेसिकली V2 को अभी हम देख लेते हैं, ये एंटीरियर ऑफ द हार्ट पे है और ये बिल्कुल सेप्टा पे है ना आ रहा है, ये हमारे पास V2 है। ठीक है, अच्छा ये बताने का मकसद क्या है, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों बताई है ना बात। अच्छा, अब हमने ना एक चीज़ देखनी है कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमें पता है कि इस्कीमिया आ जाता है और हार्ट मसल को जब ब्लड सप्लाई नहीं होता तो दैट पार्ट ऑफ द हार्ट आइज। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ना कुछ निशानियाँ होती हैं, वो निशानियाँ बस याद कर लें आप। नंबर 1 हमारे पास है ST एलिवेशन, के ST एलिवेशन हमें नज़र आएगी। दूसरा है डीप Q वेव और तीसरा है T वेव इन्वर्जन। तो ये हमारे पास जो है ना 3
3 पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, कि एसटी एलिवेशन होगी, डीप क्यू वेव होगी, टी वेव इन्वर्जन। अब ये वाली बातें, ये वाले कॉन्सेप्ट हमें जहन में रखना है, और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी अपने जहन में रखना है। अच्छा, अभी मेरे पीछे नॉर्मल V2 लीड दिखाई दे ना, चेस्ट V2 लीड, वो नॉर्मल नीचे की तरफ होते हैं। अब हमारे पास लेट्स सपोज कि किसी पेशेंट के हार्ट में इन्फार्क्शन है। अब हमें पता लगाना है कि इन्फार्क्शन कौन से रीजन में है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो उसके लिए हम लोग फिर V2 का देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा था कि V2 जो है इस तरीके से इसका वेक्टर बन रहा था ना नीचे की तरफ, इसी वजह से हमारे पास जो वेव आ रही थी ना वो नेगेटिव आ रही थी यूँ करके। अब लेस सपोज कि एक पेशेंट है, उसका जो एंटीरियर वॉल है, यानी ये एंटीरियर वॉल है, वहाँ पे इन्फाक्शन हो गया। अब हमें ये बात भी पता है कि वेक्टर जो है हमेशा एरिया ऑफ डीपोलराइजेशन टू एरिया ऑफ रीपोलराइजेशन की तरफ जाता है। तो अगर नॉर्मल तो ये वेक्टर है, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे इन्फाक्शन हो जाए तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी यूँ करके। तो बजाय इसके कि अब वो नेगेटिव है, अब वो कैसे नज़र आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ है एक्यूट एंटीरियर वॉल इन्फाक्शन का। ये इन्होंने V2 का ग्राफ दिखाया हुआ है। नॉर्मल मैंने पीछे दिखाया था, दोबारा दिखा देती हूँ। नॉर्मल जो है ये है ना हमारे पास, ये रहा मेरे पास नॉर्मल ना V2। ये कैसा है, नीचे की तरफ बन रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इन्फाक्शन के दौरान क्या हो गया, इसकी जो एक तो ये ऊपर आ गया, और दूसरा ये इतना ज़्यादा है इनके, एक तो ये ऊपर भी है, ऊपर से इतना ब्रॉड एरिया बन गया। जो ब्रॉड एरिया ने मैं बता रही कि मतलब जो करंट ऑफ इंजरी है ना, सॉरी इंजरी पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से ये यूँ करके बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा कि जो ये डायरेक्शन है, ये हमें बता रही है कि जो करंट ऑफ इंजरी है उसकी डायरेक्शन क्या है। उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम एक्यूट वॉल ऑफ द हार्ट टू द पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि एक्यूट वाली में इन्फाक्शन है, एक्यूट वाली डीपोलराइज रह गई है ड्यू टू इन्फाक्शन, जिसकी वजह से वेक्टर यूँ बन रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई अच्छा ओ भाई आगे वाले में मसला है, एंटीरियर वाले में मसला है। सही है, तो ये इतनी आसान सी चीज़ है भाई, इन्होंने यहाँ पे जी लिख दिया मुश्किल अल्फाज में। अब इन्होंने बताया भाई, ये तो हमने V2 के हिसाब से डिस्कस करें। अब हम लिम्ब 1 और 3 में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीड 1 और 3 में क्या है कि नेगेटिव पोटेंशियल 1 में मिल रहा है और पॉजिटिव पोटेंशियल 3 में मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है ना इस पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो, अच्छा हमारे पास ना एक चीज़ होती है जो शायद मैं पीछे बताना भूल गई थी, यूँ करके। ये मुझे पता है पॉजिटिव 3 है, ये मुझे पता है नेगेटिव 3 है, ये मुझे पता है पॉजिटिव 1 है, ये मुझे पता है नेगेटिव 1 है, और 2 जो है ना इधर कहीं आएगा, अभी 2 को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ना क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें कि सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एक ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ना क्वाड्रेंट होता है कि अगर कोई भी वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाया करेगा ना, इस क्वाड्रेंट में, तो वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक -30 से लेके -30 डिग्री होगा ये, और ये -90 डिग्री, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है हमारे कार्डियो में। तो ये जो है -1 और +3 के बीच में जो वेक्टर आया है हमारे पास, तो अब ये देखें अगर हम, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये अगर हम इसको मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा ये ऑलमोस्ट 150, तो ये +150 डिग्रीज एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक तो ये हमें इसका एंगल पता चल गया, दूसरा ये कि ये जो वेक्टर अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊँ, चलो इस वेक्टर को बड़ा करूँ, अब वही हम काम करेंगे। मैं पहले क्या था, यूँ करके हार्ट इमेजिन कर रहे थे, इससे हमें ये पता चला कि भाई जो मसला है ना, अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो इसका नेगेटिव होगा ना, इस वेक्टर का जो नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा, ये जो इसकी हेड है ना, ये इसकी नेगेटिव हेड होगी, और ये जो इसकी टेल है ये डीपोलराइज होगी, यानी कि सॉरी ये जो इसकी टेल है ये ख़ुद तो डीपोलराइज होगी, यानी कि अंदर से ख़ुद तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये होगी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव, अगर मैं इस हार्ट को ड्रॉ करूँ इस वेक्टर को, तो यानी कि इसका नेगेटिव एंड जो है वो तकरीबन लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ रहा है। ठीक है, और जो इसका पॉजिटिव एंड है यानी कि ये डीपोलराइज्ड है, और जो इसका पॉजिटिव एंड यानी कि ये वाला जो कि रीपोलराइज्ड है अंदर से, लेकिन बाहर से चूँकि पॉजिटिव होगा, ये राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो जो डीपोलराइज वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई जो करंट है ना वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल के आ रहा है। तो मसला कहाँ पे हुआ, मसला हुआ हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक हमारे पास ये कि V2 था, V2 ने हमें क्या बताया कि एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, सही है, और इस लिम्ब लीज ने हमें क्या बताया कि लेफ़्ट वेंट्रिकल है या राइट वेंट्रिकल है।
ठीक है, ये हमें बता दिया। तो अब इस ग्राफ से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि अच्छा भाई लेफ़्ट वेंट्रिकल मसला है। अब चूँकि हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्यों होता है, इस्कीमिया की वजह से होता है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती। तो अब अगर आपकी एनाटमी अच्छी होगी तो आपको ये बात भी पता होगी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। हमें पता है लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है और एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। फिर जो लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है उसकी एक असेंडिंग ब्रांच होती है, यूँ करके होती है ना भैया, ऐसे ही होता है ना। तो ये एंटीरियर जो हमारे पास हार्ट का सेप्टम होता है ना, उस पर ट्रैवल कर रही होती है। ये मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, इसको लैड भी कहते हैं। ये हमें लेफ़्ट वेंट्रिकल को ये लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं ना, ये वाली ब्रांच। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा भाई थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिस जो भी बने वो इसमें मसला है। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इलाज कहाँ का करना है। तो डॉक्टर है ना दिल खोल के नहीं देखेगा, वो ECG से इंटरप्रेट कर रहा होगा चीज़ें। ठीक है, कोई बात। आई होप ये एक्यूट एंटीरियर वॉल इन्फेक्शन समझ में आ रही होगी और इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे आप लोग ग्राफ से। आई होप सो, मैंने कोशिश तो की है। इसी तरह से चलो अब हम जो है ना पॉजिटिव कह रही पोस्टीरियर वॉल इन्फेक्शन। अब जो चीज़ उसमें हो रही थी ना उसी का उल्टा हो रहा होगा। तो इसको मैं जल्दी से क्विकली हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें V2 जो है नीचे की तरफ आएगी, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है तो हम पता चलेगा कि अच्छा जो मसला है वो पोस्टीरियर वॉल में है। अगर ऊपर की तरफ आएगी तो हमें पता चलेगा एंटीरियर वॉल में। नीचे की तरफ आ रही है तो पोस्टीरियर वॉल में मसला है। ठीक है, अब मैंने शुरू में जो चीज़ें बताई थी ना, मैंने क्या बताया था, ST एलिवेशन होगी, डीप क्यू वेव होगी, T वेव इन्वर्जन होगी। वो हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अब देखो नॉर्मल वेव कैसी होती है, यूँ करके होती है ना, ये इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, ऐसे करके होती है नॉर्मल वेव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ST एलिवेशन हो रही है। ठीक है, यानी कि S जो है यहीं से बन गया, इसको हम कहते हैं ST एलिवेशन। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि जो लिम्ब लीड्स है 3 में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि ये जो ST सेगमेंट है ये एलिवेट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें लिम्ब लीड 1 और लिम्ब लीड 3 दोनों में ना एक तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों में। इसमें तो क्या था कि एक ऊपर जा रहे थे एक नीचे जा रहे थे, इसमें तो दोनों ही जो है ना ऊपर जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये हमें बता रहे हैं कि अच्छा भाई पोस्टीरियर वॉल में मसला है। अब वही इन्होंने इसके वो ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे तो इन्होंने 1 नहीं लिया हुआ, वैसे इन्होंने 2 और 3 को लिया क्योंकि इसका 1 ना बहुत अजीब सा है, तो इसलिए इनका 2 और 3 ज़्यादा क्लियर है ना। तो 2 का इन्होंने लिया, ये भी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि 2 नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास 2 इस तरह का होता है और 3 इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा बस कम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एक तो ST एलिवेशन हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से S वेव नीचे आई नहीं है पूरी तरीके से और यहीं से T वेव बन गई, इसको ST एलिवेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने, अब इन्होंने जब इसके ग्राफ ड्रॉ किए तो जी वही काम जो हमने यहाँ किया था, वेक्टर बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बीच में जो आया उसको फिर रिजल्टेंट कह देंगे। रिजल्टेंट इन्होंने जो है ना डिग्री नापी है तो 95 आ गई है। ठीक है, वैसे 90 होनी चाहिए लेकिन नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। अगर हम गौर से देखें थोड़ा सा 95 की तरफ ही होगा शायद ये। तो ये हो गई बात। और V2 क्या है, बस इसका ऑपोजिट, इसमें जो है ना एलिवेशन होती है, बहुत ज़्यादा करंट था, इसमें तो नीचे आ गया, पूरी इन्वर्जन हो गई है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा हाँ, अब रिड्यूस क्या करना है हमने और कैसे करना है। ये चूँकि नीचे होगा तो ये तो हमें बता रहे हैं कि पोस्टीरियर वॉल है, लेकिन हम पता लगाने है कहाँ, तो ये 2 और 3 हमें बताएगा। जैसे यहाँ पे जो 1 और 3 थे ये हमें बता रहे थे कि भाई लेफ़्ट वेंट्रिकल में मसला है। यहाँ पे हमें कौन बताएगा, ये बताएंगे, इनका रिजल्टेंट बताएगा। बेसिकली रिजल्टेंट क्या जा रहा है, अब रिजल्टेंट का जो है ना ये क्या होगा, ये कौन सा एंड होगा, नेगेटिव एंड, क्योंकि ये डीपोलराइज्ड है। ये कौन सा एंड होगा, पॉजिटिव एंड, क्योंकि ये डीपोलराइज्ड है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है हार्ट का क्या होता है, नीचे क्या होता है, एपेक्स होता है, ऊपर क्या होता है, बेस होता है। तो यानी कि जो इन्फार्क्शन है वो कहाँ हुई है, एक तो ये कि वो पोस्टीरियर हुई है, पोस्टीरियर के किस तरफ, पोस्टीरियर के एपेक्स पे हुई है, तभी तो वहीं से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमें फिर हम लोग जो है इस तरह से पता लगा सकते हैं इस ग्राफ को देखकर। तो ये था हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल इन्फार्क्शन। आई होप समझ में आया होगा। यही इन्होंने फिर आगे बता दिए हैं क्या लगा। अब इसको देख लेते हैं प्रोग्रेशन के भाई, अगर एक पेशेंट था वो थोड़े टाइम बाद अगर इम्प्रूव कर जाए उसकी, तो उसमें क्या होगा। अब ये 3 क्राइटेरिया पर सामने रखें। ST एलिवेशन हो रही थी थ्रू आउट, नॉर्मल बंदा ऐसा था, उसको इन्फेक्शन हुआ तो इस तरह का ग्राफ बन गया कुछ। हमने यहाँ देखा था ना, ये वाला इससे सिमिलर ये ना ये ग्राफ है। अब ज़ाहिर इम्प्रूव कर रहा है पेशेंट को, हम ट्रीट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ST एलिवेशन थी, ये तीनों चीज़ें ना हमारे पास
कम हो जाएंगे, एस टी एलिवेशन है कम होती जाएगी। दूसरा क्या, डीप क्यू वेव बनती जाएगी। देखो नॉर्मल में क्या था, क्यू वेव ये थी, इसमें क्या है क्यू वेव और डीप होती जा रही है, ठीक है। एज यू कैन सी एज यू मूव फॉरवर्ड डीप हो जाएगा। और तीसरा ये कि टी इन्वर्जन हो जाता है, टी वेव इन्वर्जन हो जाती है। टी वेव इन्वर्जन, ये देखो ये टी वेव आई गेस यही होगी, हाँ ये टी वेव इन्वर्जन हो रही है, तो ये इम्प्रूव हो रही है। ईयर्स बाद तो इम्प्रूव हो गई, टी इन्वर्जन नहीं हो रही। लेकिन अच्छा एक और चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि इन तीनों में से ये तीनों ओवर टाइम तो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इन तीनों में से सबसे जो स्लो इम्प्रूव होते हैं ना वो डीप क्यू वेव है। ये डीप क्यू वेव है ना, ओवर टाइम तो हम देखते हैं तो और ही डीप होती जा रही है। तो ये अगर हमारे पास कोई पेशेंट आएगा ना और उसका हम लोग ईसीजी करवाया हमने, तो हमें डीप क्यू वेव दिखी, तो ये हमें बताएगा कि अच्छा भाई ये तो उसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, तभी इसकी क्यू वेव ऐसे नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी डीप है। तो इन्होंने गाइडन में जो ये बातें नहीं लिखी, इन्होंने बस ये दिखा दिया है कि भाई ये क्यों, अगर हम पहले देखें तो जो इंजरी पोटेंशियल था बहुत ज़्यादा था, इंजरी पोटेंशियल था, ओवर टाइम इंजरी पोटेंशियल कम हो गया और एक टाइम पे वीक थी के बाद तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है हमारे पास कि ये इम्प्रूवमेंट क्यों हो रही है, न्यू कोलैटरल ब्रांचेस बन जाते हैं उसकी वजह से। तो ये इन्होंने बस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में कि जो क्यू वेव है वो बताएगी हमें ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हमें बताया ना कि डीप होगी, ठीक है। और इन्होंने लिख दिया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही देखें, हमें बहुत बिजार पैटर्न्स भी देख सकते हैं। प्रोमिनेंट क्यू वेव होगी या डिक्रीज वोल्टेज होगा या फिर क्यूआरएस प्रोलॉन्गेशन, ये बस तीन इन्होंने बातें लिख दी हैं, जहन में रख लें, याद रहेगा। अच्छा उसके बाद करंट ऑफ इंजरी इन एंजाइना पेक्टोरिस समझाया हुआ है। इसका रीज़न इन्होंने बताया, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि बेसिकली ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सिम्टम है कि बीमारी नहीं है, बेसिकली सिम्टम होता है कि पेन होगा पेशेंट को। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस पेन की वजह से हमारे पास एक इंजरी पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्यों होगा, बेसिकली हमारे पास जो पेन क्रिएट होगा ना उससे एडिक्वेट रीपोलराइजेशन नहीं हो सकेगी, जिसका रीपोलराइजेशन ज़्यादा टाइम तो रहेगा, हमारे पास ये इंजरी पोटेंशियल नज़र आएगा। तो ये था जी सब कुछ अबाउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आई होप सब कुछ समझ में आया हो एंड इंशाल्लाह टी वेव वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।